आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट सॉल्यूशन यूनिट से कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ। एक क्वेश्चन है आपका, two liquids A and B are mixed and the resulting solution is found to be cooler। दो लिक्विड है A और B, दोनों को मिक्स किया, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया उसका टेम्परेचर पहले के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया, मतलब वो कूल हो गया सॉल्यूशन। व्हाट यू कंक्लूड अबाउट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल सॉल्यूशन से ये किस प्रकार का डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन या फिर पॉजिटिव डेविएशन, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो लिक्विड हैं, है ना, लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, ये दो लिक्विड है आपके। दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया आपके पास, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन पहले के मुकाबले कैसा है भाई, कूलर, ठंडा है। इनके टेम्परेचर के मुकाबले इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, ओके। तो अब आपसे पूछा कि किस प्रकार का सॉल्यूशन ये शो करेंगे। तो एक बात अपने दिमाग में फिट करना कि अगर आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन कूलर है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा है आपका, अगर कूलर है, इसका मतलब जब ये लिक्विड ए का कंपोनेंट लिक्विड बी से मिला तो इन दोनों के अंदर जब मिले या आपस में तो कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई होगी, किसके अंदर, इनका बॉन्ड तोड़ने में। जब एनर्जी कंज्यूम हो गई ए और बी के बॉन्ड को डिसोशिएट या ब्रेक करने में, तो टेम्परेचर पहले के मुकाबले क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। क्लियर। अब क्योंकि बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड डिसोशिएट हुआ है, तो पार्टिकल्स जो हैं ए के और बी के वो कहाँ चले गए होंगे, फार अपार्ट, दूर दूर। जब पार्टिकल्स दूर दूर गए होंगे तो वॉल्यूम पहले के मुकाबले क्या हो गया होगा, सॉल्यूशन का बढ़ गया होगा। मतलब डेल्टा वी कैसा हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा वी कैसा आ गया, पॉजिटिव। ओके। और एंथैल्पी चेंज भी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्योंकि कुछ हीट रिक्वायर्ड हुई है बॉन्ड को तोड़ने में, तो डेल्टा एच भी कैसी है, पॉजिटिव। तो इनको मिलाकर के मैं क्या कह सकता हूँ कि किस प्रकार का डेविएशन शो करेगा, राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कैसा, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन कूलर है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कूलर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेक, है ना, बॉन्ड क्या हुए होंगे आपके, ब्रेक हुए होंगे, किसके, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के। तो आपको क्या देनी पड़ी होगी, एनर्जी देनी पड़ी होगी, है ना, एनर्जी आपको क्या करनी पड़ी होगी, यहाँ पर देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी। तो बॉन्ड टूटे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो डेविएशन कैसा आ जाएगा भाई, पॉजिटिव डेविएशन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्या है, लिक्विड ए, तो लिक्विड ए में आपके पास ये ए और ए पार्टिकल। ठीक है, कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको और थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, लिक्विड बी ये रहा आपका, जिसमें बी और बी के बीच के पार्टिकल। ठीक, सॉल्यूशन बना दोनों के मिलने से, ये रहा सॉल्यूशन। ठीक, इस सॉल्यूशन में ए के पार्टिकल भी है और बी के पार्टिकल भी हैं, तो लो पार्टिकल है। तो यहां जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो ए, बी और बी की अट्रैक्शन वीक हो गई और ए की अट्रैक्शन भी क्या हो गई होगी, कम। और एक नई अट्रैक्शन बनी होगी किस किस के बीच में, ए के और बी के बीच में। ये अट्रैक्शन वीक है, ये अट्रैक्शन वीक है। और
पुरानी जो अट्रैक्शन थी वो टूट गई, तो रिजल्टिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। और क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है तो बॉन्ड टूटने में कुछ एनर्जी क्या हो गई होगी, इनकी कंज्यूम हो गई। कंज्यूम हो गई तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पुलर हो गया। अगर सॉल्यूशन पुलर है इसका मतलब अट्रैक्शन वीक हो गई। अट्रैक्शन वीक हो गई मतलब वो डेविएशन किस प्रकार का आएगा भाई, पॉजिटिव डेविएशन आएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन से। क्लियर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है आपके पास कि आपके पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। इन दोनों को भी मिलाकर के हमने क्या क्रिएट किया भाई, एक सॉल्यूशन बनाया। और ये सॉल्यूशन जो है ये कैसा है भाई, वार्म, मतलब इसका टेम्परेचर इन दोनों के मुकाबले कैसा है, ज्यादा है। अब ध्यान से सुनो, हम एक चीज जानते हैं कि जब भी एक नया बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब हमने ए और बी को मिलाया सॉल्यूशन क्या हो गया, वार्म। इसका मतलब वहाँ उस सॉल्यूशन के बढ़ते वक्त बॉन्ड बन रहा है, तब वहाँ पर क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी, और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तभी यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज, और सिस्टम क्या हो गया, वार्म हो गया। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, तो वॉल्यूम पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये किस प्रकार का डेविएशन शो करेगा भाई, ये शो करेगा किस प्रकार का डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो अगर मैं बात करूं कि दो लिक्विड है ए और बी, दोनों को मिक्स कर दिया है ना, और वार्म सॉल्यूशन अगर पास बन रहा है तो वो राउट्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करेंगे, तो किस प्रकार का डेविएशन शो करेंगे भाई, वो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म, और एक नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम डिक्रीज मींस डेविएशन किस प्रकार का आएगा, उस लॉ से नेगेटिव डेविएशन आएगा। दो कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं। अगर दो लिक्विड कंपोनेंट को मिलाया, सॉल्यूशन कूल हो गया, कूल हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वार्म हो गया तो फिर हम उसको कैसा बोलेंगे कि कैसा है, नेगेटिव डेविएशन। ओके, ठीक है। अगर पॉजिटिव डेविएशन है, कूल हो गया सिस्टम, तब तो पॉजिटिव डेविएशन अपॉन कूलिंग, ठीक है। और अगर नेगेटिव डेविएशन है, वार्म होने पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। वार्म होने पर नेगेटिव डेविएशन, कूल होने पर कैसा डेविएशन आएगा आपका, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। नेक्स्ट मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन साथ, देखिए। एक और क्वेश्चन है आपके पास, विच आउट ऑफ मोलरिटी और मोलरिटी, विच आउट ऑफ मोलरिटी और मोलरिटी, दो टर्म्स हैं आपके पास, मोलरिटी एंड मोलरिटी, विल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड व्हाई। कह रहा है कि मोलरिटी और मोलरिटी में से कौन सी टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज होगी और क्यों। तो देखो, हम एक चीज जानते हैं कि मोलरिटी तो क्या होती है किसी सॉल्यूशन की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। ये क्या है मोलरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मोलरिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोलरिटी और मोलरिटी में से विच इज वेरिएबल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन सी चेंज होगी, तो देखो मोलरिटी में तो हमने क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलरिटी में क्या लिया है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम एक चीज जानते हैं
कि मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये क्या हो सकता है, चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। और मास जो है ये डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर के साथ तो मोलरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मोलरिटी और मोलरिटी में से टेम्परेचर कौन सा चेंज होगा, तो मैं क्या कहूँगा कि कौन सी टर्म चेंज होगी मेरी, मोलरिटी चेंज विद चेंज विद, कौन सी टर्म चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, मोलरिटी। क्यों, क्योंकि मोलरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। इसलिए आउट ऑफ मोलरिटी एंड मोलैलिटी, मोलरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके पास। विल द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन at 50 degree Celsius be same, less or more than molarity at 25 degree Celsius। एक सॉल्यूशन है, आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि इसकी हमने मोलरिटी ली और कह रहा है कि ये जो मोलरिटी है 50 डिग्री सेल्सियस पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या सेम रहेगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा होगी। तो देखो एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए अब तुम्हें कि मोलरिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आती है, ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन में सीख लिया, क्लियर। क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, इसका मतलब 50 डिग्री और 25 डिग्री पे ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी सेम तो नहीं हो सकती, क्लियर, सेम तो नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होगी। अब बात आती है कि 50 डिग्री पे जो मोलरिटी है वो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो एक बात देखो, मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, कुछ ऐसा नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, है ना। मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा तो मोलरिटी कम, और वॉल्यूम कम तो मोलरिटी ज़्यादा। और हम एक चीज जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो मोलरिटी डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई 50 डिग्री पे जो मोलरिटी है वो 25 के मुकाबले क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो हमसे कोई पूछे कि 50 डिग्री पे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 25 डिग्री के मुकाबले कम है या ज़्यादा है, सेम है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री पे जो मोलरिटी आएगी वो 25 के मुकाबले क्या हो जाएगी, कम होगी। कितनी होगी, कम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रिलेशन है नॉर्मलिटी और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसके नॉर्मलिटी और मोलरिटी के अंदर क्या रिलेशन आएगा। तो एक चीज पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द कॉमन रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो क्या होता है, देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलरिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू
molarity, where n factor represent the acidity, basicity या oxidation number, ठीक है, या वैलेंसी जो भी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी मेटल के लिए उसकी वैलेंसी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नंबर है ना, बेस के लिए एसिडिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। इनटू मोलरिटी आपको क्या देती है, नॉर्मलिटी। और इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ कि मोलरिटी क्या है भैया आपकी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। तो अब मुझे क्या बताना था, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन बताना था, ठीक है, और वो भी किसका, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन का। तो H2SO4 जो है ये एक डाइबेसिक एसिड है, टूट कर क्या देता है हमें 2H प्लस SO4 नेगेटिव। तो N की वैल्यू कितने आ गई, 2, क्योंकि कितने H पॉजिटिव दिए इसने मुझको, 2 दिए। तो मैं नॉर्मलिटी और मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का रिलेशन देखूंगा, तो रिलेशन क्या आएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलरिटी। ये एक रिलेशन आ जाएगा किसमें, नॉर्मलिटी और मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस और है आपके पास। एक क्वेश्चन है, एट द सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हीलियम, विच ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH एंड वाई। क्या कह रहा है, आपके पास वाटर है, ओके, क्या है, वाटर है आपके पास। इस वाटर के अंदर कोई भी टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर है कैसा, कांस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या है कि वाटर के अंदर इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ज्यादा डिजोल्व होती है, किसके मुकाबले, हीलियम के मुकाबले, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा डिजोल्व होगी, किसके कंपैरिजन में, हीलियम के कंपैरिजन में। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम में से किसकी KH की वैल्यू ज्यादा है और क्यों। तो यहाँ पर बेसिकली सवाल है हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ देखो किसकी बात कर रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन जो है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ये आपका है H2, ठीक है। और एक और इसके कंपैरिजन में मैं बना देता हूं, यही वाटर, ठीक। ये तो आपका क्या हो गया भाई, वाटर, ओके। और ये हीलियम, हीलियम कम डिजोल्व हुई है, हाइड्रोजन ज्यादा डिजोल्व हुई है, ओके। हीलियम को मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूं, रेड कलर से, दैट इज हीलियम। तो हीलियम कम डिजोल्व हुई है और हाइड्रोजन ज्यादा डिजोल्व हुई है, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या है कि किसकी KH की वैल्यू ज्यादा है और क्यों। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेनरी लॉ का। वी नो, हमें पता है कि X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी KH, ये हेनरी लॉ से आता है अपने पास। वेयर X किसको रिप्रेजेंट करता है, X किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, आपका सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैस को, H किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर गैस ज्यादा सॉल्युबल है KH की वैल्यू कम होगी, और गैस कम सॉल्युबल है तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी। अब आपसे पूछा गया था कि विच वन हैज हायर वैल्यू ऑफ KH एंड वाई। हाइड्रोजन ज्यादा सॉल्युबल था, हाइड्रोजन ज्यादा सॉल्युबल था, तो इसके लिए KH H2 मोर सॉल्युबल,
तो KH लो, हीलियम लेस सोल्यूबल, तो KH हाई। ओके, तो किसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी भाई? हीलियम की। यहां पर किसकी KH की वैल्यू ज्यादा आएगी? हीलियम की। क्यों? क्योंकि हीलियम लेस सोल्यूबल है और KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? इनवर्सली, KH ऑन सॉल्युबिलिटी। तो आई होप आपको इसका आंसर मिला होगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना। आपको डिस्टिंग्विश करना है बॉइलिंग पॉइंट को और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो हम बात करेंगे यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमें पता है कि आपके पास एक कंटेनर है क्लोज्ड, ठीक है। आपने लिक्विड लिया, इसको हीट करना शुरू किया, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे? आपके वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, लिक्विड जो है अपॉन हीटिंग वेपराइज होगा और धीरे धीरे यहाँ इनके बीच में एक क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा वेपर्स और लिक्विड्स के बीच में, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर आपके पास आए, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर ये वेपर्स के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर बराबर हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस एक टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं भाई? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ओके, दोबारा सुनो कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड becomes equal to the vapor pressure is known as the boiling point of that particular liquid. Okay, अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि कोई भी आपका लिक्विड है, वही सेम, ठीक, इसको हमने हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई? आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये वेपर प्रेशर आपका किसके बराबर हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आपका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। उस टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं भाई? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक लिटिल बिट डिफरेंस है किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी हो सकता है, जिस पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका वेपर प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ 8% प्लेन में, प्लेन सरफेस एरिया पे एयर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ लिक्विड वाटर को बॉईल करूँगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, मतलब 100 डिग्री के आसपास आएगा। अगर हम यहाँ से हाई एटीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, शिमला की तरफ, ठीक है, हाई एटीट्यूड्स में, तो वहाँ एयर प्रेशर कम है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वहाँ पर आपका जो नॉर्मल वाटर जो है वो बॉईल करेगा 100 से कम तापमान पर ही क्या कर जाएगा? बॉईल कर जाएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जल्दी से किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों केस में, चाहे हम यहाँ पानी को बॉईल करें, चाहे हम शिमला में हाई एल्टीट्यूड्स पे जाकर के पानी को बॉईल करें, दोनों जगह पे पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एक ही आएगा, क्योंकि उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने फिक्स कर रखा है कितना? 1 एटमॉस्फेरिक। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कभी भी जब आपका वेपर प्रेशर 80 के बराबर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब आपका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, कैन वी सेपरेट द एज़ोट्रोपिक मिक्सर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास एज़ोट्रोपिक मिक्सर्स हैं और एज़ोट्रोपिक मिक्सर को क्या आप सेपरेट कर सकते हो? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ये आपसे क्वेश्चन किया है।
तो देखो एजोट्रोपिक मिक्सर होते ही वो मिक्सर हैं जिनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट ना कर सकें। तो हम किसी भी एजोट्रोपिक मिक्सर को डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा आपके पास? नो, वी कैन नॉट सेपरेट ए एजोट्रोपिक मिक्सर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सर का ही मतलब क्या होता है ना, ऐसे मिक्सर जिनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या ना कर पाए, सेपरेट ना कर पाए। कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्वेश्चन ये है कि किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट से हम उस सब्सटेंस की प्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि सब्सटेंस प्योर है या फिर नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन से। ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितना प्योर सब्सटेंस होगा ना, उतना ही उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो उसका नेचुरल होता है वही आएगा। और जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे, उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हायर द इम्प्योरिटी, हायर द impurity in substance, higher the impurity in substance, lower will be its freezing point। उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, इसका कम होता चला जाएगा। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि प्योर सब्सटेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, मतलब जो उसका आना चाहिए। जैसे हम इसको एग्जांपल यहां से समझ सकते हैं, वाटर है तो वाटर का जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं क्या कह सकता हूं 273 केल्विन। अब अगर इस वाटर के अंदर मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इम्प्योरिटी अगर इस वाटर के अंदर मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जो वाटर पहले 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा था, अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं करेगा, अब वो कितने पे फ्रीज करेगा? -1 या -2 या -3 डिग्री पे। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने इम्प्योरिटी कितनी इसके अंदर ऐड की है। अगर मैं ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा घटता चला जाएगा, कम ऐड करूंगा तो कम घटेगा। बात आई समझ में? तो अगर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट के मुकाबले किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी उतनी ही ज्यादा है। बात आई समझ में? अगर किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो उसके अंदर इम्प्योरिटी उतनी ही ज्यादा है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।